नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एसएसजी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्ष 2023 हो चुका है। आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्या उनके आंसर होने चाहिए, एग्ज़ाम लेवल कैसा था। अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये लेवल था मीडियम टू टफ लेवल था। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे गए थे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, तो हमने वहाँ डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे गए हैं वो सीधे सीटेट या यूटेट से उठाए गए क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड में पहले आप पढ़ोगे, फिर जाके आप उन क्वेश्चन के आंसर देने लायक आप बनते हो। और इन लोगों ने पहले ही वहाँ ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिए। जैसे पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं और वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, बोध स्तर, चिंतन स्तर से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये सब बीएड का मतलब बीएड के सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पेपर पता नहीं किस व्यक्ति ने बनाया होगा। वो खुद ब खुद एक टीचर होने के बाद अगर आप ऐसा पेपर बना रहे हो तो धन्य हो आपके लिए कि आप क्या सोच के पेपर बना रहे हो। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर को देख के मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल जो आप लोगों को सोचकर मतलब आप लोगों के लिए सोचकर बनाने चाहिए थे। तो बहरहाल चलिए इन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये मेरी आंसर की है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं भी गलत बता दूं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड हम अपने सोच के अनुसार करते हैं। तो फिर भी कोशिश करूंगा कि इसमें लगभग सारे आंसर्स के सही होंगे। तो चलिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि एक बालक कक्ष में हमेशा देरी से आता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांटेंगे ताकि वह दोबारा वो गलती को ना दोहराए, या फिर प्रधानाचार्य को बताएंगे, या फिर उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके उसके कारण को जानेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी। मैंने आपको बताया था कि एनईपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो एनईपी के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है। तो ईसीसीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। नियमितता बनाए रखना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना, छात्रों को सहयोग करना, या फिर ऑप्शन डी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिखते हैं और ऑप्शन डी दिखता है तो ऑप्शन डी लगा लेना। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक हो और उसमें 62 विद्यार्थी हों तो कितने शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। 60 से कम अगर बच्चे हों तो 2 शिक्षक का प्रावधान है, और 60 से 90 के बीच में 3 शिक्षकों का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वैज्ञानिक विधि का गुण नहीं है। वैज्ञानिक विधि का, ठीक है, साइंटिफिक मेथड का संशयवाद है, प्रामाणिकता वैलिडिटी भी है, परिशुद्धता एक्यूरेसी भी बिल्कुल है, मूल्य उन्मुखी नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक बनने के लिए आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। निरंतर ज्ञान व कौशल में वृद्धि, सामाजिक बनना, लोकप्रिय बनना, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहना। अब आपको सामाजिक भी सही लग रहा होगा और एक भी सही लग रहा होगा, लेकिन जो उसका सही आंसर है, जो ज़्यादा सटीक आंसर है, वो है ऑप्शन ए, निरंतर ज्ञान और कौशल में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा किस क्षेत्र में अधिगम नहीं होता। देखिए, क्रियात्मक क्षेत्र में, ज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, फिर उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन के द्वारा जो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि इसका आंसर बी सी होना चाहिए, भावनात्मक क्षेत्र में अधिगम नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, कॉग्निटिव, और क्रियात्मक भी कुछ हद तक, साइकोमोटर भी कंप्यूटर के द्वारा, सह अनुदेशन के द्वारा ये हो सकता है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। मैं आपको बाद में इसका जो सही आंसर होगा मैं उसमें कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, मेरे अभी फ़िलहाल सी या ए में से एक मुझे लग रहा है, तो सी की तरफ मैं जा रहा हूँ। अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो है, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर किस पर करती है। तो ये करती है अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। ठीक है, अध्यापक को कितना आता है, अगर उससे
अच्छा आता है, वो अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति होगा, तो विद्यालय अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शाला दर्पण परियोजना, इसका संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये भी जब आप बीएड करोगे तो वहाँ एक इस पर पूरी बुक ही है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। तो इसमें जो व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, ये किसे बताता है? ये बताता है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, ये कथन जीन पियाजे का है। अगला क्वेश्चन है सम्यवतः, संभवतः पता नहीं क्या है लिखा है, सम्यवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा स्नेह का भाव, मानव जाति के प्रति सेवा भाव, एक सुरक्षित आर्थिक लाभ या फिर बच्चों के विकास में योगदान की भावना। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है। तो उस अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है? देखिए, मानव जाति के प्रति सेवा भाव, आप कहीं भी, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप मानव जाति की सेवा ही करोगे। तो यहाँ पर अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चों के विकास में योगदान की भावना जो आपको मिलेगी ना, जो आप योगदान देंगे, उसमें सबसे ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी। अगला क्वेश्चन है पास पड़ोस विद्यालय पद्धति की संकल्पना पर बल किसने दिया था? तो पास पड़ोस विद्यालय पद्धति ये आई थी 1964 के टाइम में आई थी, उसमें कोठारी आयोग के द्वारा आई थी। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बीएड का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता निर्भर करती है गुणवत्ता, शिक्षण समय पर, व्यय किए गए धन पर, बेहतर गृह सुविधाओं पर, या ट्यूशन पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुणवत्ता, शिक्षण समय पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? कठोर अनुशासन बनाए रखना? नहीं। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना? बिल्कुल सही, इसका आंसर बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। मैंने आपको सारी वीडियोस में बताया हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षा आपको दिखेगा तो वहाँ इसको राइट मार देना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शिक्षण की निगमनात्मक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है। देखिए, इसमें नहीं पूछा है। निगमनात्मक दो विधियां होती हैं, ये भी आपके बीएड का ही क्वेश्चन है। निगमनात्मक एक आगमनात्मक होता है। निगमनात्मक में क्या होता है? हम नियम से उदाहरण सीखते हैं। ठीक है। पहले आप, जैसे गणित में होता है, गणित में हम पहले नियम सीखते हैं, उसके बाद हम उदाहरण सीखते हैं। ठीक है। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, उसका भी हम उदाहरण, उसके क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं। तो नियम से हम उदाहरण जान रहे हैं। तो इसका जो इसमें ऑप्शन बी देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। मतलब आपने पहले सामान्य से कोई थ्योरी होगी, आपने वो सीख ली, फिर जाके आप उदाहरण सीख रहे हैं। ठीक है। और ऐसे ही तथ्यों को याद करना, गणित में आप सबसे पहले फॉर्मूला को याद करते हैं। और ऑप्शन डी है शिक्षक तथा छात्रों का समय तथा ऊर्जा का बचत होता है। बिल्कुल होता है। गणित में आपको पहले थ्योरी बताते हैं और टीचर कहता है कि आप इन जो थ्योरी मैंने बताई उसे आप इन क्वेश्चन में लगाओ, जो अगले क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उसमें आप लगाओ कहते हैं। तो इसमें समय और ऊर्जा भी बचत होती है। लेकिन ऑप्शन जो इसमें ए है, यह विधि अधिगमकर्ता को नियम की खोज करने में सहायता करता है। नहीं, इसमें नियम आपको पहले ही बताया जाता है। आगमनात्मक विधि में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, फिर आ जाके आप नियम की खोज करेंगे आगमनात्मक में। ठीक है। निगमनात्मक में पहले ही नियम बता दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, उनका जन्मदिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक छात्र के कक्षा में लगातार पिछड़ जाने पर आप क्या करेंगे? तो छात्रों को हम परामर्श देंगे। ठीक है। सीधे अब माता पिता से सूचित करना है नहीं, प्रधानाचार्य को सीधे नहीं बताना, और फेल तो आपको करना है नहीं। तो डी सही ज़्यादा अच्छा इसमें ऑप्शन है। ठीक है। अगला है छात्रों को उत्कृष्ट कहना, एक्सलेंट कहना। हम जैसे कोई बच्चा सही जवाब देता है, हम बोलते हैं ना एक्सलेंट बोलते हैं, तो ये क्या है? तो ये होता है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ये भी बीएड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षा की प्रक्रिया का अंग नहीं है? देखिए, शिक्षक छात्र हैं, मित्र और सहकर्मी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका है ऑप्शन ए, तो उसमें सबसे सटीक आंसर मिल रहा है, सबको समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप या देशों जैसे क्षेत्रों को कागज पर दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो नक्शे का करते हैं, मैप का करते हैं ना, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना? जी, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे नोट्स तैयार करने के लिए? नहीं। विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी देना? नहीं। छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना? ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है? शिक्षण की गुणवत्ता, कक्षा में शांति बनाए रखना? जी नहीं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्तर? ऑप्शन सी है कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का स्तर। ऑप्शन डी है छात्रों में उत्तीर्ण प्रतिशत। ये भी नहीं होगा। देखिए इन दोनों में लग रहा है शिक्षण की गुणवत्ता पूछा है, ठीक है, गुणवत्ता, तो ये मुझे जो सही इसका सही आंसर लगता है वो लगता है ऑप्शन बी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्तर। तो इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ उस क्लास में शिक्षण किस गुणवत्ता का हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? कारण जानने की कोशिश ही करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास के लिए ज़रूरी है? तो बच्चों में भाषा विकास के लिए क्या ज़रूरी है? उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना? बिल्कुल। भाषा कौशलों के विकास के लिए गतिविधियाँ आयोजित करना? बिल्कुल। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने के अभ्यास करना? बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही है ना, तो ऑप्शन डी उसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है, ये क्वेश्चन बीएड का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों का इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे इन्होंने बीएड से क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो देखिए, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह 100 को वॉच पढ़ता है और अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है, तो इन दोनों में ये अंतर नहीं कर पाता, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं यहाँ पूछा है, तो इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, मित्र बनाने का मौका मिले, भी कड़ा अनुशासन हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा गणित कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल के कक्षा में किया जाता है, तो ये किसका उदाहरण है? यह सकारात्मक अंतःकरण का। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को पुस्तक द्वारा स्वयं सीखने के लिए कहना? बिल्कुल नहीं। चर्चा परिचर्चा चर्या परिचर्या लिखा है, तो चर्चा परिचर्चा आरंभ करना, इसमें भागीदारी के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर पुस्तकालय ले जाने के लिए कहना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, डिस्कशन करना, पार्टिसिपेट करना डिबेट में। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बीएड का क्वेश्चन है, शिक्षण के किस स्तर में विद्यार्थियों को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है? तो ये मिलता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, बोध स्तर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो खेल विधि क्या करती है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह शिक्षण के किस स्तर को इंगित करता है? तो मेरे अनुसार इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, बोध स्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी केंद्रित विधि है? शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, स्वतंत्र अधिगमकर्ता, सक्रिय भागीदारी? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का कथन जो छात्रों को किसी उत्तर में विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे उनका अपना हो या अन्य का, उसे कहा जाएगा? तो जहाँ तक मुझे इसका आंसर लगता है, इसका आंसर होना चाहिए प्रॉबिंग। इसे प्रॉबिंग कहते हैं। ठीक है, इनकरेज करता है उसमें टीचर बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्र सीखने का संकेत देता है? तो स्वतंत्र सीखने का संकेत किसमें मिलता है? जो सूचनाओं को स्वयं व्यवस्थित कर सके, जो प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं, जो सहयोग करना पसंद करते हैं, या फिर ए और बी दोनों?
देखिए, मुझे जहाँ तक इसका सही आंसर लग रहा है, स्वतंत्र सीखने का संकेत करता है। तो मुझे इसका सही आंसर लग रहा है ऑप्शन सी, जो सहयोग करना पसंद करता है। ठीक है, अब इसका आंसर हो सकता है डी भी हो सकता है, ये हम आंसर जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में छोटे पदों के साथ पृष्ठपोषण शामिल है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है। लेक्चरिंग तो नहीं होगा, ठीक है। प्रोजेक्टिव होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसका आंसर प्रोजेक्टिव तो बिल्कुल सही है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है प्रोग्राम्ड लर्निंग के उसमें। अब इसका आंसर या तो डी होगा, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। होना इन दोनों में से एक ही है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम को इंगित करता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, स्वयं और CAI, ठीक है। CAI क्या होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन होती है ना, उसको CAI कहते हैं। और स्वयं भी क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा, ये मतलब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्वयं, उसके द्वारा हम सीखते हैं। तो मेरे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को परिभाषित किया जाता है। तो शिक्षण को परिभाषित किया जाता है जब आप B.Ed करोगे ना, पहले दिन पहली कक्षा में आप यही पढ़ोगे शिक्षण। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ज्ञान का अंतःकरण, ठीक है। अब लगने को तो इसका आंसर सही आंसर सीखने की सुविधा प्रदान करना भी लग रहा है, लेकिन सटीक आंसर मेरे अनुसार इसका आंसर बी होगा, ज्ञान का अंतःकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत शिक्षण उपागम है? तो व्यक्तिगत जो होता है, देखिए प्रदर्शन तो नहीं होता व्यक्तिगत। मॉड्यूलर उपागम आधारित शिक्षण बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो होता ही होता है। इसमें सी ऑप्शन है व्यक्तिकृत शिक्षण, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण का उपागम का। तो इसका आंसर जो होगा, अब देखिए हमें बी और सी दोनों दिए हैं, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देता है? अब अप्रत्यक्ष इसको कौन बढ़ावा देता है? देखिए, सहयोगपूर्ण परियोजना बिल्कुल सही है। इन्होंने बिल्कुल ऐसा कन्फ्यूजन कर दिया ना। अब दत्त कार्य को हम असाइनमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर देखिए बी तो बिल्कुल सही है। अब मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन है कि असाइनमेंट होता है या नहीं होता, ठीक है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देता है? तो मैं तो इसमें बी के अनुसार बी के साथ चलूँगा, ठीक है। और हो सकता है इसका आंसर सी भी हो, ये ऑफिशियल आंसर की में पता चलेगा, लेकिन मैं फिलहाल उसको बी बता रहा हूँ, ठीक है, बी तो है ही है। अगला क्वेश्चन है, अस्थिबाधित, ये क्वेश्चन आपका B.Ed का क्वेश्चन पूछा है। ये सीटेट में, ये ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, ठीक है, यूटेट सीटेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अस्थिबाधित बच्चों में ज़्यादातर होने की संभावना क्या है? तो जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं लिख नहीं पाते, तो इन्हें हम इस बीमारी को कहते हैं डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। और ये थाइमिया है ना, डिसथाइमिया में क्या होता है, उसमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है बच्चे के अंदर। और डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, डिसकैल्कुलिया में वो बच्चा अंक गणितीय चीज़ों को नहीं कर पाता, ठीक है, बच्चों कैलकुलेट नहीं कर पाता, इस टाइप की बीमारी हो जाती है उसे। डिसलेक्सिया मैंने पीछे बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श अध्यापक का गुण है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, विषय वस्तु पर अधिकार बिल्कुल सही है, बाल मनोविज्ञान का उसको ज्ञान होना चाहिए बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण तथा अधिगम में मूल अंतर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शिक्षण के मध्यस्थ व्यवहार है, अधिगम नहीं। अधिगम एक मध्यस्थ व्यवहार है, शिक्षण नहीं, ठीक है, दोनों ही मध्यस्थ व्यवहार है। अब इसका जो सही आंसर होगा, मेरे अनुसार इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार मैं इसको फिलहाल लेके चल रहा हूँ ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ इसमें कहाँ पर मुझे डाउट है, लेकिन मेरे अनुसार इसका बी होना चाहिए। हो सकता है इसका आंसर सी भी हो सकता है, मैं बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, आंसर को। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अपूर्ण, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो एब्स्ट्रैक्ट एंड और लॉजिकल थिंकिंग, ये क्वेश्चन पूछा है, B.Ed का क्वेश्चन है पियाजे, ठीक है। इसका आंसर जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जिसने इसमें सी पढ़ के लगाया है, बहुत अच्छी बात है, जिसका तुक्का भिड़ा है वो खुश हो जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक करिकुलम पाठ्यचर्या
को कौन डेवलप करता है? तो ये करता है SCERT, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक अच्छी चर्चा का निर्धारक क्या होना चाहिए? अध्यापक का कौशल? नहीं। अध्यापक तथा विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर, ये भी कक्षा के प्रयोजन तथा अभिरुचि की एकता और विषय में प्रवीणता। मेरे अनुसार इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं क्या है? तो जो स्वयं है, अगर आपने जो मैंने टॉपिक बताए थे ना, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये टॉपिक पढ़ लेना, तो उसमें मैंने स्वयं लिखा हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन इससे स्वयं से दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है स्वयं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, उन क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मैं बाद में जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।